जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका इल्तुतमिश के बाद से शुरू करके कि इल्तुतमिश के बाद में जो गद्दी पर आया आपका शासक आपका, ठीक है, तो वहाँ से शुरू करेंगे। यानी कि इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फ़िरोज़, और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ से लेकर के आपका नसरुद्दीन महमूद, यानी कि 1265-66 तक का, यानी कि 1265-66 तक की हिस्ट्री हमको आज पढ़नी है। उम्मीद करूँगा बहुत ध्यान से आप उसको समझेंगे। और एक बार ये बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं, मतलब उसको सही में बताया करो, सही मायने में कि हाँ जी हम एकदम अच्छे हैं। तो उससे क्या है कि एक आपका ऊर्जा का संचार होता है, एक साथ ही एनर्जी फ्लो बढ़ता है, तो वो अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, थोड़ा मुस्कुराया करो, है ना, वो इमोजी स्माइली, तो उससे अच्छा लगता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सारे लोगों से मुझे फटाफट से आंसर करें पहले तो, कि आपका जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश की डेथ किस ईयर में हुई। सब लोगों का आंसर आना चाहिए, तो उसके बाद की चीज़ें फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, इल्तुतमिश की डेथ किस ईयर में हुई। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद में जो चौथा शासक था वो था आपका रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, ये शासक रहा आपका 1200। अगर हम बात करें उसकी डेथ हुई 36 में, तो ये 1236 से लेकर के और 1236 में ही रहा। ठीक है, यानी कि कुछ महीने ही ये शासक रह पाया, लगभग 6 महीने। रुकनुद्दीन फिरोज, इसकी माँ का नाम है, माँ माँ थी इसकी शाह तुर्कान, शाह तुर्कान, और पिता इल्तुतमिश, यानी मदर शाह तुर्कान और फादर फादर इसका इल्तुतमिश ही है, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। याद रखना तीसरी चीज़ क्या है कि इसकी जो डेथ हुई, यानी इसकी जो मृत्यु हुई इसकी, वो हुई 1236 में, 1236 में। और चौथा पॉइंट लिखें, इसकी जगह इसकी जगह रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान गद्दी पर आई, यानी रजिया सुल्तान टेक हिज प्लेस आफ्टर हिज डेथ, गद्दी पर आई। ठीक है, रजिया सुल्तान टेक द प्लेस आफ्टर हिज डेथ। यही कहानी आपको समझनी है। अब सबसे पहले तो आप सब लोगों ने बोला कि इल्तुतमिश की डेथ हो गई, तो सीधी सी बात है। अभी देखो, इस समय पर अगर हम गुलाम वंश की बात करते हैं, तो इस समय तक गुलाम वंश में कोई ऐसी स्थायी परंपरा नहीं थी कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी उत्तराधिकार उसके बेटे को ही मिलेगा। तो एक निश्चित परंपरा नहीं थी। अब सीधी सी बात है, जब राजा की डेथ होती है तो बहुत सारे लोग गद्दी के लालची लोग रहते हैं कि भाई हमको भी ये शासन मिले, हमको भी ये शासन मिले। और इल्तुतमिश की खुद की एक बहुत लंबी चेन है, उसके बहुत सारे पुत्र हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने उसको, किसी ने पुत्रों की संख्या 6 बताई है, किसी ने 8 बताई है, 11 भी उसके पुत्रों की संख्या बताई गई है। तो अलग अलग सोर्सेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आती है कि जब इसको गद्दी पर बिठाया जा रहा था, यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे बताओ, इल्तुतमिश का एक अभियान हुआ था ग्वालियर पर, वो किस ईयर में हुआ था। इल्तुतमिश का ग्वालियर अभियान, ग्वालियर अभियान, सारी कहानी इससे जुड़ी हुई है। ग्वालियर अभियान उसका 1232 में हुआ। अब ये क्या है कि ये जो समय है, ये लगभग आपका इल्तुतमिश का अंतिम समय है। देखो, इल्तुतमिश की जो इच्छा थी, इल्तुतमिश की इच्छा थी अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद को शासक बनाने की शुरुआती दौर में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आपका लखनौती पर उसकी विजय हुई, जब बंगाल अभियान हुआ, तो उसके बाद में आपका क्या हुआ, नसरुद्दीन महमूद की तो मौत हो गई, जो कि इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था। अब इल्तुतमिश तो बहुत परेशान था कि भाई मेरे सारे पुत्रों में एक ही योग्य था गद्दी पर बैठने के लायक, और वो भी जो है उसकी डेथ हो गई। अब सारे उसके लड़के बाकी जितने भी थे वो एकदम से आलसी और विलासी थे, यानी कि वो किसी काम धाम के नहीं है थे, ऐसा आप समझे। और मतलब उनको बज मौज मस्ती का जीवन उनका था। ठीक है, अब यहाँ पर उसको जो उत्तराधिकार में दिखता है सबसे अच्छा, तो उसको दिखी अपनी बेटी।
आप सबको पता है ग्वालियर अभियान के बाद में उसने जो चांदी के सिक्के जारी किए उस पर उसने रजिया सुल्तान का फोटो लगवाया। तो इससे प्रतीत ये होता है कि उसका जो है रजिया की तरफ जो है रुख हो गया, यानी कि वो रजिया को अपने उत्तराधिकारी यानी मेरी सक्सेसर जो होगी वो आपका रजिया होगी। ठीक है, उसकी बेटी थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक और याद रख लेनी है कि जब वो ग्वालियर गया था तो दिल्ली को छोड़ के गया ग्वालियर, तो दिल्ली में उस टाइम पे जो कमान सौंप के गया, दिल्ली में जो जिम्मेदारी सौंप के गया वो सौंप के गया सारी की सारी रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान ने उस समय कुछ टाइम पे शासन चलाया, और जब आके इल्तुतमिश को इस बारे में रिपोर्ट्स मिलती हैं तो उसको पता चलता है कि हाँ रजिया ने बहुत अच्छे से शासन चलाया कुछ दिन। लेकिन आप समझ सकते हो कि भाई एक लड़की कैसे ही मतलब आपका गद्दी पर हो सकती है। आप आज सोचिए, आज वर्तमान में तो अभी तो ये है कि महिलाएं बहुत क्षेत्रों में आगे पहुंच चुकी हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उस समय के समाज में 800 वर्ष पहले और उस तुर्की इतिहास में ऐसा नहीं था कि भाई पूरी विश्व में कहीं महिलाओं ने शासन नहीं किया, या मैंने आपको बताया था कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन रहा है, या भारत में तो बहुत सारी आपका महिलाओं ने शासन चलाया है, लेकिन भारत में जो तुर्क आए थे उनमें ये पहली महिला थी। तो वहां तो बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस हुए, सब लोगों ने इसको अपोज किया कि भाई यार एक महिला का आदेश हम कैसे मान सकते हैं, कैसे सुन सकते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा रुको। इल्तुतमिश ने कहा थोड़ा तुम वेट करो, मेरी डेथ के बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। तो फिर इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। तो जो जितने भी लोग रजिया के खिलाफ थे, अब रजिया के खिलाफ कौन है, मैंने बताया था इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था तुर्क चहलगानी। तुर्क चहलगानी में कितने सरदार हुआ करते थे, तो 40 सरदार उसमें हुआ करते थे। अब उन 40 सरदारों का गुट बन गया। कुछ लोग तो रजिया के पक्ष में थे और कुछ लोगों ने बोला नहीं हम महिला का आदेश का पालन नहीं करेंगे। कुछ जो लोग थे वो किधर चले गए, तो उनको लगा कि रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा है और ये ज़्यादा मतलब आपका योग्य शासक नहीं है, तो अगर इसको गद्दी पे बिठा दें तो रूल तो हमारा ही रहेगा, शासन तो हमारा ही चलेगा। तो उन्होंने इसको क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को इल्तुतमिश की डेथ के नेक्स्ट डे ही, अगले ही दिन इसको गद्दी पे बिठा दिया। ठीक है, अब विद्रोह हुआ वहां पर, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन कहते हैं कि जो ज्यादा ताकतवर सरदार थे वो रुकनुद्दीन फिरोज के पक्ष में हो गए, क्योंकि रजिया के तो अंडर में शासन उनको करना पड़ता। बात क्लियर है क्यों रुकनुद्दीन फिरोज को बिठाया गया और क्यों रजिया की जो इल्तुतमिश की इच्छा थी उसको फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि इल्तुतमिश की तो डेथ हो चुकी है। अब इसकी माँ जो है ना, ये शाह तुर्कान, शाह तुर्कान दरअसल में ये आपका मतलब अगर मैं आपको बताऊं एक दास थी, शुरुआत में एक दासी थी। क्योंकि इल्तुतमिश के समय क्या हो गया, इल्तुतमिश ने पूरी दुनिया से जो सुंदर स्त्रियां थी उनको उठा करके अपनी हरम में रखवाया था। प्राचीन काल में आप शासकों को देखोगे तो उनके समय पर हरम हुआ करता था। हरम का मतलब है वो सुंदर स्त्रियों को बंद करके रखते थे। ठीक है, एक बड़ा एक स्थल बना करके, और उसमें जो है बहुत कम लोग ही आ जा सकते थे। कम लोग का मतलब है, जैसे मैं आपको बताऊं इल्तुतमिश के हरम में सिर्फ और सिर्फ जाने की इजाज़त थी इल्तुतमिश के अलावा कभी कभार किसी चिकित्सक को अगर किसी महिला को दिक्कत हुई, या फिर रजिया वहां पर जा सकती थी। इल्तुतमिश के बेटे भी हरम में नहीं जा सकते थे। क्योंकि आप देखोगे ना इल्तुतमिश की जितनी भी पत्नियां हैं सारी की सारी, उनमें से सभी दासी हैं एक को छोड़ करके। एक है उसमें आपका कुतुबी बेगम, जो आपका रॉयल क्वीन हुआ करती थी। कुतुबी बेगम का मतलब है क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। थम्स अप करके मुझे बताएं एक बार, सारे लोग जानते हैं ना ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से की थी, यानी इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था। ये बात से तो सभी परिचित है। तो वो जो उसकी ऐबक की बेटी थी कुतुबी बेगम, उस बेटी से पैदा हुई है रजिया सुल्तान। यानी रजिया सुल्तान के नाना जो है वो ऐबक है और पिता इल्तुतमिश है। यानी वो दोनों तरफ से आपका क्या हो गई, आपका राजाओं का ब्लड उसमें है। तो वो छोटी सी उसका परिवार जो पालन पोषण हुआ वो राज परिवार में ही हुआ है, जबकि इल्तुतमिश के बाकी बेटे इधर उधर पले हैं कहीं, वो राज परिवारों में उस तरह से मतलब राजसी तरीके से उसका जीवन नहीं हुआ। तो कहते हैं रजिया में इसी वजह से बहुत सारे शासन चलाने के गुण मौजूद थे। अब ये शाह तुर्कान तो एक दासी थी, अब तो ये हरम में रही, तो वहां पर तो और भी आपका बहुत सारी पत्नियां रहती थी इल्तुतमिश की, अस्थायी तौर पे पत्नियां। ठीक है, मतलब हरम बहुत प्रचलित रहा है, मुगलों तक भी हरम बहुत प्रचलित रहा है। दुनिया की खूबसूरत स्त्रियों को ये अपना जो है ऐसे समझो किडनैप करके रखा है। हरम का सीधा सीधा मीनिंग ये है। ठीक है, किडनैप करके या मतलब जबरन स्त्रियों को रख लेना।
अब क्या होता है यहाँ पर कि आपका इस भैया आप समझ गए होगे, तो बाकी जब हरम में तो स्त्रियों के बीच में बड़ा विरोध होता है, तो ये तो बड़ा विरोध में रहती थी। अब ये देखती थी कि बाकी भाई कल को कुछ ऐसा मौका आएगा तो मैं इनकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। तो जो बाकी इल्तुतमिश की जितनी भी बेगम थी, इसने इतने अत्याचार किए उन सब के साथ में, उन बेगमों को पिटवाया, किसी ने विरोध किया तो उसको फिर इसने जान से मरवाया। मतलब सारी कंट्रोलिंग जो वो सारे के सारे सरदार सोच रहे थे ना कि भाई हमको मिलेगी, लेकिन वो सरदारों को ना मिल करके, ना रुकनुद्दीन फिरोज को मिल करके, वो सारी की सारी शक्ति किसने अपने सेंटर में कर ली, किसके केंद्र में पहुंच गई, तो शाह तुर्कान। यहां पर एक इसको पता चलता है कि कुछ सरदार ऐसे हैं जो मिलकर के क्या कर रहे हैं कि इल्तुतमिश का एक बेटा है, इल्तुतमिश के एक बेटे का नाम था उसका कुतुबुद्दीन। वो कुतुबुद्दीन नहीं, एक छोटा बेटा कुतुबुद्दीन था, तो उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही रखा गया। तो जैसे ही पता चलता है शाह तुर्कान को कि इल्तुतमिश के छोटे बेटे को राजा बनाना चाह रहे हैं और इसको हटाएंगे मेरे बेटे को, तो उसने उस कुतुबुद्दीन को भी मरवा दिया। तो मतलब बहुत विरोध हुआ फिर इसका कि भाई ये तो मतलब चीजें उल्टी ही हो गई, इससे ठीक तो रजिया को ही बना लेते, कुछ लोगों के मन में ये मतलब थॉट प्रोसेस में ये आने लगा। अब इसके समय पर क्या हुआ, एक लिख लेना, इसके समय पर क्या हुआ, क्या बोलेंगे, याद रखना, इसके समय इक्तेदारों ने, प्रांतीय इक्तेदार लिखना, प्रांतीय इक्तेदारों ने विद्रोह किए, ने विद्रोह किए, एट हिज टाइम, सिर्फ इतना लिख लीजिए, एट हिज टाइम मैनी और रिवोल्ट्स हेल्ड अगेंस्ट हिम, उसके समय पे बहुत सारे विद्रोह आयोजित किए गए। अब देखो यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया हमने, प्रांतीय इक्तदार। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एकता का अर्थ मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एकता को आप क्या कहेंगे? प्रांतीय का मतलब था प्रोविंशियल, यानी कि छोटे छोटे। एक तो जो तुर्की सरदार हैं 40 हैं, वो तो तुर्क के चहलगानी में है, वो तो बहुत मजबूत थे, वो तो लोगों के साथ जबरदस्ती धन की लूट करके अपना खजाना भर रहे थे और अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे। लेकिन जगह जगह भी भारत में क्या था उनका, जैसे लाहौर है, बदायूं है आपका, या एक हांसी हुआ करता था उस समय पे, और मुल्तान, ये 4 जगह जो मैंने लिया, इन 4 जगह के प्रांतीय इक्तदारों ने क्या कर दिया, वो उसको अपोज कर दिया कि भाई इसको तो जो है गद्दी पर नहीं रहने दो, और वो सब दिल्ली की तरफ चल दिए अपना इकट्ठा होके, भाई इसको हटाएंगे वहां जाकर के फिरोज को, और इसकी माँ को भी हटाएंगे। अब इस टाइम पे ये निकल गया आपका उनके विद्रोह को दबाने, तो ये दिल्ली में नहीं है। अभी इस समय पर फायदा उठाया रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान आपका शुक्रवार के दिन, यानी जिस दिन आपका जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, उस दिन वो घोड़े पर बैठी और उसने लाल कपड़े पहने। रजिया सुल्तान एक बेहद मतलब सुंदर स्त्री थी, उसके बारे में हर एक इतिहासकार ने ये कहा है कि रजिया बेहद सुंदर थी। रजिया को ध्यान से मत देना, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलता हूँ, रजिया के आगे ही खड़ा हो जाता हूँ मैं। तो उसने क्या किया कि लाल कपड़े पहने और वो पहुंच गई आपका जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी दिल्ली में, तो मस्जिद के सामने पहुंच गई। चलो, तो वहां जाकर के वो लोगों से अपील करती है। अब वो अपील क्या करती है, अपने पिता की इच्छा बताती है पहले तो, कि भाई मेरे पिता की इच्छा ये थी कि भाई मुझको गद्दी पर बिठाया जाए, और ये कैसा शासन है, ये कैसी दिल्ली है कि मेरी पिता की इच्छा का पालन, इसके दिल्ली के सुल्तान की इच्छा का पालन तुम लोग तक नहीं कर पा रहे हो, और वहाँ राज दरबार में इतने अत्याचार हो रहे हैं, राजा के परिवार के बच्चों को मारा जा रहा है, गरीबों को पीटा जा रहा है, जो वहाँ पर दासियां हैं उनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं। तो जब उसने ये भाषण दिया, कहते हैं कि रजिया का सुंदर रूप देख करके वहां जितने भी युवा थे वो सब रजिया के साथ हो गए, मतलब कुछ भावनात्मक रूप से, कुछ सौंदर्य की वजह से। लड़के, नए नए लड़के, अब कहते हैं कि वहां पर तो कुछ बुजुर्ग थे, वो ये कह रहे थे, लाली घर की लड़ाई है तुम्हारी की यहाँ की बात कर रही हो तुम, घर का मैटर घर में सुलझाओ, यहाँ लोगों को क्यों भड़का रहे हो, वो भी राजा के खिलाफ भड़का रहे हो, गलत बात है।
लेकिन वो कहते हैं कि अपना स्पीच देती रही और हाथ में उसने तलवार ले रखी थी। अब तो भैया उसके साथ में फिर खबर फैली तो लोग किले पर इकट्ठा होने लगे, लोग दरबार में पहुंच गए दिल्ली। और कहते धीरे धीरे वो संख्या बढ़ी तो उन्होंने फिर जो अंगरक्षक वहां पर खड़े थे सिक्योरिटी के लिए, तो फिर उनका खौफ उनके अंदर नहीं रहा और वो तोड़ करके अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंच गए और दिल्ली के स्टेटमेंट आता, दिल्ली के मनचलों ने शाह तुर्कान की गर्दन काट ली। अब शाह तुर्कान की गर्दन काट ली तो वो कहां पर है आपका फिरोज? फिरोज चला है कहां से आपका? वो तो एक विद्रोह को दबाने गया था, फिरोज वापस आया। अब यहाँ पर फिरोज जो है वो भी क्या करता है कि भाई हम भी सामना करेंगे चल करके, लेकिन इसमें क्या होता है फिर आकर के जनता इतनी उत्साहित थी कि फिरोज को भी मार दिया गया। तो कहने का मतलब है फाइनली कौन आ गई? रजिया सुल्तान आ गई, रजिया सुल्तान। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? मतलब वो टेक्निकल थी। अब ऐसे मत समझ लेना तुक्के से कभी ये समझने लग जाओ कि भैया अपने सौंदर्य की वजह से रानी बन गई, नहीं। जो इसके खिलाफ जितने भी आपका इक्तदार थे, जैसे बदायूं के इक्तदार को इसने अपनी तरफ कर लिया, जो विरोध उठ रहा था उसने उसको क्या कर लिया? अपनी तरफ कर लिया, मतलब बहुत सारे सरदारों को। और कूटनीति से वो आई। लिखना कौन आता है? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान 3.5 वर्ष तक ये रही। रजिया सुल्तान 1236 टू 1240, रजिया सुल्तान। याद रखना, तुर्की इतिहास की, मतलब अरब में हुई थी कुछ महिलाएं, लेकिन तुर्की इतिहास की ये पहली है। तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका, पहली मुस्लिम शासिका। फर्स्ट मुस्लिम रूलर, मुस्लिम रूलर इन टर्किश हिस्ट्री, इन टर्किश हिस्ट्री। दूसरी बात यहाँ पर लिखना इसकी, इसे लिख लेना, पिता कौन है इसके? फादर, पिता इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। माता मदर कुतुबी बेगम। कुतुबी बेगम कौन है? किसकी बेटी है? अभी बताया था मैंने आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे दो पक्ष थे कि रजिया कैसे मजबूत शासक बनी अपने शुरुआती दौर में, और 3 साल तक उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया था शुरुआती 3 वर्ष में। मैंने बताया कि आपको एक धड़ा तो बना किसका, इसको लिखना मत, जो तुर्क सरदार थे जिनकी संख्या 40 है। ठीक है, और साथ में क्या था, जो प्रांतों से लोग इकट्ठा हो रहे थे छोटे छोटे से, जैसे मैंने बदायूं बताया, मुल्तान बताया आपका, जो प्रांतीय इक्तेदार थे। तो प्रांतीय इक्तेदार क्या कर रहे थे, किसको गद्दी से हटाना चाहते थे? प्रांतीय इक्तेदार जब इकट्ठा शुरू होने हुए आपका, चाहे वो बदायूं के आप कहें या हाँसी पड़ता था इनके समय पर, वो भी एक इक्ता था, हाँसी था आपका, मुल्तान था आपका, मुल्तान। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग क्या करना चाहते थे कि भाई कैसे भी करके जो फिरोज है उसको गद्दी से हटाया जाए। ये सब चले क्यों थे? तो इन सब ने जो संघ बनाया था, वो संघ बनाया गया था फिरोज को गद्दी से हटाने के लिए। तो आप कहेंगे हाँ जी सही बात है। तो जब इन बाकी के तुर्क सरदारों को पता चलता है कि भाई प्रांतीय इक्तेदार इकट्ठा हो रहे हैं और वो सब फिरोज को गद्दी से हटाएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और फिरोज को गद्दी से हटा दिया जाएगा। तुर्क सरदार किसके खिलाफ थे? ये चाहते थे कि रजिया के आदेशों का पालन हमें करना पड़ेगा, इसी बात से तो परेशान थे। लेकिन जब इनको पता चला कि यार शासन तो प्रांतीय इक्तेदार अगर सारे इकट्ठा हो गए तो फिर तो हम भी ना तो सत्ता में रह पाएंगे और ना फिरोज रह पाएगा, तो जिस रजिया का हम विरोध कर रहे हैं क्यों ना हम उसको समर्थन कर दें। इनकी आपस में मीटिंग होती है कि भाई क्यों ना हम इनका समर्थन कर दे, और इन सारे लोगों ने क्या कर दिया कि तुर्क सरदारों ने, सारे लोगों ने आपका समर्थन दे दिया रजिया को। बात क्लियर है? और साथ में सब लोगों के अंदर एक छवि भी बन गई थी रजिया को, क्योंकि रजिया जब स्पीच देती है दिल्ली में लोगों के सामने, तो वो ये कहती है कि अगर मैं योग्य शासिका सिद्ध नहीं हुई तो मेरी गर्दन काट देना।
यानी मुझे शासन से हटा देना। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट पूछे गए यूजीसी परीक्षा नेट एग्जाम में, कि उसने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को लिखा, मैं आपको दिखाऊंगा उसको। ठीक है, एक ये है कि जब उसने ये स्टेटमेंट दिया तो जो तुर्की मुसलमान थे उनकी उदारता दिखी और उन्होंने एक महिला को अपनी शासिका मान लिया। भाई एक्सेप्ट किया ना, तभी तो रजिया गद्दी पे आई, तभी तो लोगों ने उसका साथ दिया, तो मन से एक्सेप्ट कर लिया। आप कहेंगे हाँ जी। और तीसरा बिंदु ये आता है इसमें, आप इसको सोचिए कि तीसरे बिंदु में ये आएगा कि भाई अगर लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जनता का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये मुझे बताएं, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी, तो जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ा है ना, जनता के सहयोग से बनी है, तो उसको जनता की चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहले क्या होता था कि लोग बहुत विरोध करते थे शासकों का, इतने अत्याचारी शासक थे, लेकिन रजिया ने लोगों की सोच और समझ का ध्यान रखा। तो ये कहते हैं कि रजिया को इंटरनली तो कोई हरा नहीं सकता था, मतलब दिल्ली के अंदर तो उसके खिलाफ षड्यंत्र हो नहीं सकते थे, क्योंकि अब लोग उसके पक्ष में हो गए थे। अगर कानाफूसी करके उसके खिलाफ कोई बात भी करता है, या सरदार कुछ अभियान चलाते या किसी से कहते, तो सीधी सी स्वाभाविक सी बात ही वो बात रजिया तक पहुंच जाती, क्योंकि वो लोगों के सपोर्ट से बनी है। देखो, बिना युद्ध के बनी है, बिना सीधे युद्ध के बनी है, और वंशानुगत तरीके से भी नहीं बनी है, क्योंकि उसको सपोर्ट किसका है? लोगों का, और जनता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई ये जो सारे के सारे सरदार हैं, ये बोलते हैं कि ठीक है, हम तो अब रजिया के साथ होने में ही हमें फ़ायदा है। तो क्योंकि रजिया उनको फिर मीटिंग करके प्रॉमिस भी देती है कि ठीक है चाचा, तुम्हारी भी शक्ति बनी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बढ़िया तरीके से रहना। तो उस समय पर वो क्या करते हैं, उसको समर्थन दे देते हैं। अब समझना बात आगे की, ये मिटा दें यहाँ से। अब रजिया क्या है? रजिया शुरुआत में तो गद्दी पे आ गई, गद्दी पे आ गया तो रजिया ने अपना स्टाइल चेंज किया। जब उसने देखा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि स्त्री होने का, और मतलब ये समझिए तुम, आज भी समाज बहुत विकसित हो गया है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी समाज की उन्नति अगर आपको देखनी है, तो आपको यह देखना है उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। अगर उस महिला की स्थिति उस समाज में एक शैक्षणिक स्तर की है, उसके बौद्धिक स्तर उच्च हैं, तो वो समाज उन्नति कर चुका है। और अगर ऐसा नहीं है तो वह समाज सिर्फ आडंबर करता है। समझ पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा ही था कि भाई महिलाएं नहीं होनी चाहिए। कल मैं सोच रहा था आपसे, समय नहीं बचा एक संवाद करने का। कल आपका 10 मार्च थी ना, तो 10 मार्च आपका 1897 को सावित्रीबाई फुले जी, उनका देहांत हुआ था। सावित्रीबाई फुले जी, उनके पास कौन सा पद था, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? तो आप कहोगे वो भारत की पहली शिक्षिका थी भैया, शिक्षिका। तो उनके जो पति हैं बाबा ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने उनको पढ़ाया शादी के बाद में। तो जब पढ़ाया उनको, तो उनका खुद की फैमिली खिलाफ हुई पहले, कह रहे बहू को पढ़ा रहा है यार, बहू को पढ़ाने का क्या मतलब है? ये समाज आसपास के परिवेश में चीजें ऐसे होती नहीं है, ये हमको जीने नहीं देंगे। तो कहते हैं कि भाई वो घर में तो शिक्षा बंद हुई, लेकिन जब वो खेत वेत पर काम कर रहे होते थे, तो उस समय वो उनका खाना देने जाती हैं, तो वो उनको उस समय पर पढ़ाते। और वो मतलब इतनी विद्वान हुई, विदुषी महिला बोलेंगे, विद्वान नहीं बोलेंगे महिला को, वो इतनी विदुषी महिला हुई कि आप समझिए, जब वो आपका 13 साल की थी, उस समय पे उन्होंने अपनी सभी चीज़ों को तैयार करके अगले 4 वर्ष चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखा। और 17 वर्ष, मतलब 16 से 17 उम्र की अवस्था में वो एक टीचर बन गई और स्कूल खोल लिया उन्होंने। उनके स्कूल में शुरुआती दौर में 9 बच्चे आए, फिर धीरे धीरे 25, फिर 150। तो जब उन्होंने समाज में उन लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया जिनकी शिक्षा के लिए मनाही थी, जिनको अछूत कह दिया गया या शूद्र कह करके जिनके बच्चों की शिक्षा रोकने के प्रयास किए गए और उनको आगे बढ़ने से वंचित किया गया, ऐसे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, वंचित बच्चों को। तो सोचो कितना उनको विरोध झेलना पड़ा होगा। आप कहेंगे हाँ भैया, लोगों ने ऐसे उनको मतलब कीचड़ उछाली जब वो स्कूल पढ़ाने जाते थे, और मतलब पत्थर कंकड़ तक भी लोगों ने मारे, आपकी सड़ी हुई सब्जियां उनको मारी। तो वो ये कहती थी कि काका, मैं तो आपकी बहनों को ही तो पढ़ाने जा रही हूँ।
तो आप लोग क्यों विरोध करते हो? लेकिन लोगों का विरोध शांत नहीं हुआ, तो ये कहते हैं एक दिन उनकी हिम्मत जब थोड़ी टूटी, पढ़ाते 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 पढ़ाते, और लोगों को ये देखते हुए कि हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में जो सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए, उसके बदले क्या है कि लोग जो है दकियानुसी मानसिकता का शिकार हैं, रूढ़िवादिता का शिकार हैं। यानी उन्होंने सोचा जो समाज में नहीं होता है वो आगे भी नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता। तो ज्योतिबा फूले जी उनको लिए 2 साड़ी लेकर के आए। उन्होंने कहा कि तुम ठीक है, अगर रास्ते में तुम्हारे वस्त्र गंदे होते हों ऐसे लोगों से, तो तुम अपने वस्त्रों को बाद में स्कूल जाते समय, पढ़ाते समय बदल लिया करो, स्कूल पढ़ाने से पहले। और उन्होंने बहुत कुछ किया है, मतलब आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आप ये कहोगे कि हाँ, एक वुमन एम्पावरमेंट होना, महिला सशक्तिकरण होना, उसकी हम बात तो करते हैं, लेकिन वो सही मायने में हर किसी के दिमाग में नहीं आ पाता है, क्योंकि पुरुषों के दिमाग का जो हैवान है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में जीवित रहता है। ये सत्य है समाज का, ये मुझे भी, आपको, हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी बहुत ऐसे कम लोग हैं जो हो पाए हों, सही मायने में उदार हो पाए हों, उदार होने का नाटक करते हों या उदारता दिखाने का प्रयास करते हों, तो उसमें शामिल बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सही मायने में उदार हो जाना, स्त्री की सुरक्षा को लेकर के, स्त्री के मान मर्यादा को लेकर के, तो ऐसा मतलब कम है। तो आप उस चीज से मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि आप कंपैरिजन करिए रजिया की स्थिति का। अब रजिया चूंकि गद्दी पर आ गई, इंटरनल चीजों को उसने मजबूत कर लिया, तुर्की जो सरदार थे उन्होंने भी उसको सपोर्ट कर दिया, तो इसने क्या बोला कि भाई मेरे पीछे जो लोग ये बोलते हैं कि एक लड़की शासिका नहीं हो सकती, तो इसका कारण क्या है? हम सबके पास बराबर दिमाग है, हम लोगों के पास 2 आंखें हैं, ठीक है, हाथ हमारे पास हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो ड्रेस सेंस है ना महिलाओं का, ये बुर्का त्यागना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो महिला वस्त्र थे वो त्यागे और पुरुषों की भांति वस्त्र पहनने शुरू किए, जिसमें 2 चीजें आती है उनकी, जैकेट पहनती थी और कैप। रजिया कुल्हा कुल्हा और चोगा चोगा पहनती थी पहनती थी। रजिया यूज टू वियर कुल्हा। कुल्हा बोलते हैं कैप को, सिर पे कैप लगा के रखती थी, जो उसके दादा ने दी थी उसको, ऐबक ने। रूज यूज टू वियर कुल्हा, ठीक है, मतलब उसके समय से थी वो कैप, चलती थी, राजसी परिवार, सिर पे दिख रही है आपको, वियर कुल्हा एंड चोगा। मतलब ऐबक ने नहीं दी थी, एक शब्द का इस्तेमाल मैंने किया, ऐबक, ऐबक ने दी नहीं, मतलब उस समय से वो राजसी परिवार का हिस्सा थी, तो पहले इसने इसको त्यागा, ठीक है। रजिया ने अपना एक संगठन बनाया। पहले तो इसने जो सरदार थे उनको कह दिया कि ठीक है तुम मेरे फेवर में हो जाओ, चाचा जान तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुमको शक्ति देंगे। अब चाचा जान को ये थोड़ी ना पता था कि लड़की कितने तेज दिमाग की है। अब उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, अभी एक अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन में नए अपॉइंटमेंट होंगे, कुछ उन नए लोगों को शक्ति दी जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, इन तुर्क सरदारों की, तुर्क चहलगानी की शक्ति थोड़ी कमजोर करनी पड़ेगी। अब वो इस बात को सोच रही है, तो उसने बहुत सारे अपॉइंटमेंट किए, जिसमें से एक प्रमुख आता है, भाई सुरक्षा भी तो बड़ी बात थी, कल को ये लोग कोई विद्रोह ना कर दें। रजिया ने एक अबिसिनियन गुलाम था, काले गुलाम बोलते हैं उसको, काले गुलाम, अबिसिनिया देश का था। काले गुलाम का क्या नाम है? याकूत। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मूवी देखना कभी रजिया के ऊपर। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर ए आखूर, अमूर ए आखूर कौन सा डिपार्टमेंट होता था? अब ये जानते हो, इसने अमीर ए आखूर को, अमीर ए आखूर किसको बनाया? याकूत को। याकूत अपॉइंटेड एज अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर सारे साथी बोले एक बार, तो आप कहेंगे भैया इसको आपका क्या बोलते थे? हमने आपको बताया था हेड ऑफ स्टेबल, अश्वशाला का अध्यक्ष होता था, घोड़े जहां पर बंधे होते थे उसको केंद्र रहता था। फिर इसको और आगे बढ़ाया उसने, अमीर ए आखूर से उसको बनाया अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब, अमीर हाजिब पद क्या होता था भैया?
अमीर हाजिब पद का मतलब होता था आपका शाही शाही प्रबंधक, यानी आपका एक रॉयल मैनेजर होता था ये, रॉयल मैनेजर। जितने भी काम होंगे शासन के वो कौन देखेगा, वो शाही प्रबंधक देखता था। राजा से कौन मिलेगा, आपका सुल्तान से कौन मिलेगा या रानी से कौन मिलेगा, साथ में जो अरेंजमेंट्स होंगे ये कहाँ पर जाएंगी। जैसे कि आज आप देखते ही होंगे जैसे सचिव होते हैं, तो एक तरीके के सचिव बन गया। और हमेशा ये रहता था आपका किसके साथ में, रजिया के साथ में। तो अब लोगों को लग रहा है कि भाई धीरे धीरे इसकी शक्ति जब बढ़ी तो लोग इससे भी ईर्ष्या करने लगे। जब भी व्यक्ति तरक्की करेगा या किसी व्यक्ति की शक्ति बढ़ेगी तो उसके खिलाफ में एक वर्ग हमेशा पैदा होगा जो उससे ईर्ष्या करते हो। यानी कि आप, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बताता था, आप ईश्वर भी हो जाएंगे अगर, तो तब भी आपके खिलाफ एक वर्ग हमेशा मौजूद रहेगा। तो आप अपने जीवन में कभी उन लोगों की चिंताएं मत करना जो आपसे ईर्ष्या रखते हो। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनसे कोई ईर्ष्या न करता हो, कोई व्यक्ति नहीं। आपको लगेगा कुछ महान विभूतियों के नाम आप सोचेंगे कि यार इनसे तो कौन ही ईर्ष्या करता होगा, लेकिन आप जब देखोगे तो उनके विचारों का खंडन करने वाले बहुत लोग आपको मौजूद मिल जाएंगे, जिन्होंने उनके विचारों का, उनके थॉट्स का खंडन किया है हमेशा और उनके थॉट्स को गलत बताया है। कई बार आप देखोगे कई महान विभूतियों के, आप देखोगे भैया इनके तो बेहतरीन इतने योगदान रहे हैं, इतना कंट्रीब्यूशन रहा है ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन आप जब रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके उन कंट्रीब्यूशन का खंडन करने वाले बहुत लोग मौजूद होते हैं, यानी हमेशा होंगे वो। इफ बोलते ना, अगर सकारात्मक मौजूद है तो नकारात्मक भी मौजूद है। इफ प्रेजेंट इज, क्या बोलेंगे, इफ क्या बोले, इफ पॉजिटिव इज प्रेजेंट देन नेगेटिव इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो दोनों मौजूद है, साथ साथ होते हैं। तो इसके ऊपर फिर आरोप लगाने शुरू किए सब लोगों ने। ये याकूत को क्यों रखती थी, याकूत मतलब ऐसे समझिए तुम, वो सैनिक कार्रवाई में बहुत खतरनाक आदमी था। एक तरफ 100 लोग और एक तरफ आपका याकूत, इतना खतरनाक लड़ाका था वो। अब रजिया जब घोड़े पे चलती थी तुड़ तुड़, तो रजिया के पीछे जो घोड़ा रहेगा वो किसका रहेगा, याकूत का। कोई मंत्री, कोई सरदार, कोई, किसी को इजाजत नहीं थी रजिया के घोड़े, और उसके घोड़े जब चल रहे हैं तो बीच में कोई और आ जाए या बराबर में भी कोई आ जाए, आगे रजिया पीछे याकूत। अब जब रजिया घोड़े पर बैठती थी तो वो उसकी हेल्प कर देता था थोड़ी सी कि आप बैठ जाओ, और जब भी साया वही है, उसकी परछाई है वो। तो लोगों ने बोला इन दोनों का अफेयर है, बोले इन दोनों का चक्कर चल रहा है। और बोले ये तो रजिया कह रही थी जनता की चीजों को ध्यान में रखूंगी। भाई स्त्री के लिए सबसे आसान क्या रहा है समाज में, किसी भी स्त्री को बस ब्लेम कर दो, उसके ऊपर कोई कलंक लगा दो, या मान के चलो उसको बदनामी का थोड़ा सा प्रयास कर दो, और ये सबसे बड़ा प्रयास होता है स्त्री के लिए। तो वही काम उन्होंने किया। तो इसके खिलाफ में एक ग्रुप पैदा हुआ, अफवाहें शुरू हुई, जो लोग इसके खिलाफ थे, रजिया के शासन के खिलाफ, क्योंकि उनको दिख गया कि भाई रजिया हमको कमजोर करेगी और इसको अभी मजबूत कर रही है। बात क्लियर है। तो याकूत धीरे धीरे तरक्की करता रहा भैया। अब इस समय पर क्या हुआ, याद रख लेना, ये जो याकूत है इसके समय पर आपका जो अन्य प्रयास हुए थे, यहाँ पे छोटे से में लिख लेना, रणथंबोर। रणथंबोर, कभी आप सोचे हिंदू राजाओं की क्या स्थिति थी, और ग्वालियर, यह दो जगह प्रयास हुए थे, और रजिया के समय ये वापस कर दिए गए, वापस कर दिए गए, वापस कर दिए गए। ठीक है, यानी यहां पर भी आपका सेना गई थी रजिया की, लेकिन उसको घेर लिया रणथंबोर के किले में। तो यहाँ पर रजिया ने समझौता किया कि भाई लड़ेंगे नहीं, समझौता करना ठीक है। तो उस समय के जो शासक थे, जो हमारे हिंदू शासक थे, जो अपने मतलब चरमोत्कर्ष के लिए, यानी कि अपने क्या बोलेंगे, अपने राज्यों को वापस पाना चाह रहे थे, तो रजिया ने उनको सपोर्ट किया, और रजिया ने अच्छी ट्रीटी सबके साथ में साइन की, क्योंकि उसको पता था कि वे विद्रोह नहीं करते हैं, अभी आंतरिक रूप से कुछ चीज़ें आपका सेटल नहीं है, पहले उनको सेटल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होता है, एक मिनट रुकना दोस्त। सॉरी, नहीं वो आ नहीं पाएगा पेज। अब दरअसल मैं सोच रहा था वो हेडर के साथ में पेज आ जाए, हमने उस पर अंतिम पे भी लिख दिया, इस वजह से वो नहीं आ पा रहा है। चलो कोई नहीं, आप समझने पे फोकस करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो सारे लोगों ने देखा कि भाई रजिया इंटरनली तो सिक्योर है,
अब रजिया को हराया कैसे जाए, तो एक गुट बना रजिया के खिलाफ में, उसको लिखना रजिया के खिलाफ विद्रोह। किसने विद्रोह किया इसके खिलाफ, खिलाफ विद्रोह, रिवोल्ट अगेंस्ट रजिया, रिवोल्ट अगेंस्ट रजिया। कौन था पहला व्यक्ति, 3 लोग इसमें प्रमुख हैं। एक तो अल्तूनिया, अल्तूनिया जो कि आपका पंजाब के निकट कहाँ पर था, भटिंडा में। ये 40 तुर्की सरदारों में से एक है भटिंडा, जिसको पुराने समय में, उस समय पे कहा जाता था तबर हिंद। को लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तबर हिंद, ठीक है। भटिंडा तबर हिंद पंजाब, आप इसको लिख लें, पंजाब के निकट था। दूसरा व्यक्ति था यहाँ पर आपका एतगीन, एतगीन, एतगीन जो कि आपका उस समय पर अमीर ए हाजिब था, अमीर ए हाजिब था, ठीक है। इसको भी एक पद मिला हुआ था अमीर ए हाजिब, जैसे याकूत को मिला हुआ था। और तीसरा व्यक्ति था कबीर खान अयाज, कबीर खान अयाज। ये था आपका लाहौर में, लाहौर में। और इन तीनों लोगों ने आपस में बातचीत करके एक संगठन बनाया, और उस संगठन में क्या बोला गया कि भाई रजिया को दिल्ली के अंदर तो हरा ही नहीं सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बारे में कुछ बात होती तो रजिया को पता चल जाता, भाई मेरे खिलाफ ये साजिश चल रही है, बोले उसको मतलब लोगों का सपोर्ट है, तो कैसे भी करके इसको दिल्ली से बाहर निकालो। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, बारी बारी से रिवॉल्ट करते हैं, बारी बारी से विद्रोह करते हैं। और उस विद्रोह को सबसे पहले किया कबीर खान अयाज ने। इसने जो वहाँ पर आपका जो भी पैसा जाता था उसको ख़त्म किया, और आसपास के उसके सैनिक जो उसके अपने रजिया के करीबी लोग वहाँ पर नियुक्त थे लाहौर में, उनकी हत्याएं करवाई। तो रजिया को ये मैसेज मिलता है, और रजिया आपका कहते हैं कि एक दिन सो के उठा कबीर खान अयाज, और अगले दिन रजिया उसके सामने। तो रजिया ने पता भी नहीं लगने दिया। उन सब का क्या था कि भाई जैसे भी हमारे गुप्तचर हमको बताएंगे कि वो उधर से चल चुकी है, तो हम अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके और बीच में कहीं रोक लेंगे उसको। लेकिन वो तीव्र गति से गई और लाहौर में जाकर के इस कबीर खान अयाज के विद्रोह को दमन कर दिया उसने, मतलब सप्रेस कर दिया इस रिवोल्ट को। उनको मौका ही नहीं मिला इकट्ठे होने का। इसके बाद में क्या होता है, 10 दिन बाद, कबीर खान अयाज के विद्रोह के 10 दिन बाद अल्तूनिया ने विद्रोह किया। अब यहां पर इन्होंने चालाकी कर ली कि भाई अल्तूनिया अगर विद्रोह करेगा तो आपका वो इसको भी सप्रेस करने आएगी, इस रिवोल्ट को भी दबाने आएगी। अब वो गई भी। अब उसके साथ में याकूत भी था। तो सारे लोगों ने मतलब आपका क्या किया, वहां पर कानाफूसी शुरू करी। पहले तो जनता के बीच में करते थे, दिल्ली में रजिया के इससे बहुत गलत संबंध है, बहुत खराब तरीके से, सोच भी नहीं सकते तुम, इतने गलत संबंध है। और फिर सेना में जाते जाते कि भाई ये तो जो कुछ कर रही है ना याकूत के लिए ही कर रही है, और ये तो देखना एक दिन तुम याकूत को सब कुछ बनाएगी। अब बाकी जो सेना थी, सरदार थे, उनके दिमाग में भी आ गया, और वो अपने सामने देख भी रहे थे याकूत के प्रमोशंस होते हुए, उसकी नज़दीकी को भी वो देख रहे थे, पूरी दिल्ली देखती थी। उनका यार बात तो ठीक है। तो कानाफूसी का अभियान जब सेना में चलाया गया, तो ये अल्तुनिया के किले के बाहर खड़ी थी। उसको बोलते हैं, यहाँ पर इसका किला था किला मुबारक। जैसे एसएससी सीजीएल ने पिछले वर्ष एक क्वेश्चन पूछा कि रजिया सुल्तान को किस किले में कैद करके रखा गया था, किला मुबारक या किला मुबारक बोलते हैं। तो किला मुबारक के बाहर में उस विद्रोह को दबाने इसकी सेना खड़ी थी, लेकिन इसकी सेना तो आपस में ही लड़ गई। सेना में इतना विद्रोह हो गया, सेना आपस में लड़ गई और याकूत मारा गया। तो यहीं पर क्या हुआ था, यहीं पर साथी क्या हो गया था, किला मुबारक के पास में याकूत मारा गया, याकूत मारा गया। अब क्या था, अब तो सेना हावी हो गई, और इसको अल्तुनिया ने क्या कर लिया, यहीं पे आपका किला मुबारक में रजिया को कैद कर लिया, रजिया को कैद कर लिया। रजिया गुंडों में फंस गई, कैद कर लिया, इसी को कहा जाता है रजिया वाज अरेस्टेड। इसको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद में देखो इस सब का जो मतलब सूत्रधार है, मैं ये कहूँ कि तीनों लोगों में कौन कामयाब हुआ, तो ये इसका ऐसे समझो, ये लीडर है इनका। कौन लीडर था, अमीर हाजिर, एतगीन इनका लीडर है। बात क्लियर है।
तो रजिया वहां पर कैद है। अब सारे लोग खुश हैं, जितने भी तुर्क सरदार थे भी, फिरोज पहले मारा गया, रजिया आपका फंस गई। अब तो भाई हम अपने तरीके से शासन चलाएंगे। तो यहां पर जो एतकीन है ये बहुत चालू किस्म का आदमी है। इसने कहा अगला राजा कौन बनाया जाए, भाई कोई तो चाहिए दिल्ली में राजा। और दिल्ली के जो सुल्तान है वो आपस में अपने पार्टी वार्टी शुरू कर दी उन्होंने, चीयर्स करके, और उन्होंने तो शुरू कर दी अपनी पार्टी वार्टी कि भाई अपनी दिल्ली तो अब अपनी है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले छोटा सा आगे की स्टोरी बताएंगे, फिर थोड़ा पीछे लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखना, एक छोटी सी बात लिख लेना, क्या बोलेंगे, इसकी जगह, इसकी जगह कौन है अभी, रजिया सुल्तान। इसकी जगह है इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र, इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र, जैसे पहला नसरुद्दीन महमूद था बड़ा पुत्र सबसे, दूसरा कौन, रुकनुद्दीन फिरोज, और तीसरा पुत्र, तीसरे पुत्र का नाम है बहराम शाह। बहराम शाह, बहराम शाह को शासक बनाया गया। छोटा सा पॉइंट लिखा करो हमेशा, नोट्स आपके शॉर्ट होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स, चीज़ों की समझ ज़्यादा हो, ठीक है। शॉर्ट जो है वो नोट, आपके नोट्स जो है वो थोड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो क्या बोल देंगे, एट द प्लेस ऑफ रजिया, क्या बोलेंगे, बहराम शाह टेक द प्लेस ऑफ रजिया, ये लिख लीजिए, बहराम शाह टेक द प्लेस ऑफ रजिया। तो सब लोग बड़े खुश हैं कि भैया अब तो जो है एक काम कर लेते हैं। और ये जो एतकीन है, एतकीन ने से कहा कि भाई कल को ये भी दिक्कत पैदा करेगा, ये लोग गद्दी पे बैठने से पहले झूठ बोलते हैं, सारे नेता जैसे झूठ बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं झूठ नहीं गद्दी पे बैठने से पहले। तो ऐसे ही शासक भी ऐसे ही वादा करते थे, बोले इनका भरोसा ही नहीं कर रहा। रजिया भी ये कह रही थी चाचा तुमको बहुत पावर्स मिलेंगे, और बाद में क्या उसको, काड़ू को दे दी सारी पावर्स, है ना। क्या बोली उसने, सार ऐसी तो बात करती जनता आपस में, बोले देने को हमको बोल रही थी पावर्स हमको देंगे, और दे दे किसको, काड़ू को। तो भैया बड़ी दिक्कत हुई इस बात से। तो इसने कहा कि एक काम करेंगे, बहराम शाह को पहले से ही होल्ड करके रखेंगे, और इससे बोलेंगे कि भैया तेरी शक्ति नहीं रहेंगी बिल्कुल भी, एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं। और तभी गुलाम वंश में एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, नायब मुमलिकात। क्या नाम है, इन्होंने बहराम शाह से कहा एक न्यू पोस्ट, एक नया पद होगा, नया पद होगा, उसको बोलेंगे नाइब ए, या नायाब भी बोलते थे, नाइब ए मुमलिकात। ये प्रधानमंत्री पद है, ये समझिए, देश में जैसे वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में, बोले कि ये जो है नाइब ए मुमलिकात जो पोस्ट होगा, सब कुछ इसके हाथ में होगा, सब कुछ इसके कंट्रोल में होगा, ठीक है। और भाई तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बस कठपुतली बने रहोगे। बैराम साहब बहुत अयोग्य साहब, बोला अच्छा गद्दी मिल रही है बदले में, और साथ में कुछ करना भी नहीं है, आप सब कुछ देख लोगे, राजा मैं हूं। उन्होंने कहा हाँ। बोला इससे ज्यादा मजे क्या है, तुम अपने तरीके से रहो, शक्ति राजा मुझे घोषित करो। क्योंकि अयोग्य आदमी तो आपको पता है भाई, जिसके अंदर योग्यता होगी वो तो ये कहेगा ना कि मैं तो अपनी योग्यता से प्राप्त करूंगा। अब जो जिसके अंदर योग्यता ही नहीं है, तो वो तो चाहेगा यार कैसे ही करके बस अमीर बन जाऊं मैं, कुछ तो ताल लग जाए, क्योंकि उसके पास कोई और नीति है नहीं। जैसे कि आपका एक तो होते हैं, बोलते हैं ना, एक तो होती है आपका साहसी पीढ़ी, एक साहसी वर्ग जो ये कहता है कि मैं अपने द्वारा चीजों को पैदा करूंगा। सिद्धू मूसेवाले का एक गाना सुनना, सेल्फ मेड, सुना होगा आप सब लोगों ने, बहुत सारे सुनना तसल्ली से उसको। किसी और के द्वारा जो बने उसका बनना बनना नहीं है, जो स्वयं के द्वारा चीजों को पैदा करे और खुद के ऊपर गर्व करे कि हाँ मैंने चीजों को पैदा किया। अवसर का भी धन्यवाद तुम्हें देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से बड़ी कोई चीज नहीं होती। विराट कोहली आज बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो उनका स्टेटमेंट आया अभी रिसेंट में, तो उन्होंने कहा कि मतलब मैंने बहुत खेल लिया है, बहुत कुछ मैंने देखा है, तो जो कुछ भी है मतलब वो किसी और शक्ति के हाथ में है, हम सिर्फ मतलब कर रहे होते हैं, और किसी के हाथ अवसर लगते हैं, और कभी कभी योग्यता होते हुए भी अवसर नहीं मिल पाते। तो कभी आपको जीवन में अवसर मिले तो अपने ऊपर गर्व करना, लेकिन अपने ऊपर घमंड मत करना, अगर आप कुछ अचीव कर लो तो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, अपने ऊपर गर्व करो इंटरनली खुद पर,
लेकिन उसको लोगों तक प्रचारित प्रसारित मत करना कभी भी कि मैंने अपने दम पर किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये किया वो किया, वो महसूस करने की चीज है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इसने बोला नायाब मुमलिकात। तो नायाब मुमलिकात यानी कि आप सोचिए ये प्राइम मिनिस्टर हो गया। अब इसका तुम जलवा देखो, जलवा, इसकी छोटी सी बात लिख लेना। बहराम शाह की हत्या, बहराम शाह की हत्या 1242 में हुई। बहराम शाह की हत्या क्यों हुई? राजा तो बना दिया इसको, फिर क्या दिक्कत है भाई? तो जो आपका नया पद नायाब मुमलिकात है, किसको दिया गया? एतगीन को। क्यों, किसको मिली ये पोस्ट? एतगीन को ये पोस्ट मिली। अब एतगीन तो शक्ति तो चाहता ही था कि भाई मुझे जो है वो शक्ति मिले, एतगीन। और एक यहां पर एक वजीर और बना था, उसको भी नोट कर लेना इन दोनों का, क्योंकि बहुत रोल है आगे चल के। मुहाजबुद्दीन, ये दो नए पद क्रिएट किए गए, मुहाजबुद्दीन, मुहाजबुद्दीन और आपका नायाब मुमलिकात। और ये बना एतगीन और वजीर। ये दोनों कौन है? दोनों फास्ट फ्रेंड भी हैं, बहुत नज़दीकी दोस्त भी हैं दोनों। ठीक है, तुर्की सरदार थे दोनों के दोनों, बहुत तकड़े दोस्त भी हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही ये बना नायाब मुमलिकात, तो इसने किया कि भाई एक तो बहराम शाह की लड़की से इसने कह दिया ना, राजा तो डिसेबल है, राजा के पास तो शक्ति ना होने की बात वो कर रहा है। तो पहले तो बहराम शाह की जो सबसे खूबसूरत पुत्री थी उससे शादी कर ली उसने। देखो तुम चाचा एतगीन को कितना आतंक मचाता है। और तुरंत क्या करता है, बोलता है भाई सुल्तान कितने हाथी हैं उसके गेट पे? बोले दो। बोला मेरे गेट पे 4 हाथी खड़े करो। इसके गेट पे 4 हाथी। सुबह को जब मैं उठूं तो नौबत बजे, नगाड़े वगैरह ये सब बजे, राजा भी सो रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उठूंगा तो सबको पता होना चाहिए एतगीन उठ चुका है। उसने बोला कि भैया एक बात बताओ, बहराम शाह के साथ में कितनी अंगरक्षक सेना चलती है? बोला भाई साहब 500 सैनिक चलते। बोलो मेरे साथ 1000 चलेंगे। सब कुछ दोगुना कर दिया। अब जिस आदमी को तुम राजा का पद दे चुके हो, तो वो कहीं ना कहीं ईर्ष्या तो करेगा जब उसके सामने इस तरह के एक्ट करोगे तुम। अब मान के चलो तुम गांव में बड़े रसूख वाले व्यक्ति हो, बड़े सम्मान्य व्यक्ति हो, अब तुम चलते हो अपने जिस तरह से भी, तुम सोच रहे हो कि मैं एक राजसी एम्बेसडर में चल लेता हूँ, हमारे दादाजी की थी, पिताजी हमारे चले इसमें, अब मैं भी इसी में चलूंगा। या आप कोई ऐसे ही कुछ ले आए, मर्सिडीज वगैरह, रॉयल होने के हिसाब से। आपका पड़ोसी सोचो नई नई शक्ति मिले और वो एक रोल्स रॉयस लेके आए, या कुछ भी है, मतलब जीवन में ऐसा नहीं कि सिर्फ गाड़ी की बात है, वो आर्थिक रूप से बहुत संबल हो जाए, तो जाहिर सी बात है भाई जो राजा है उससे झेला तो नहीं जाएगा। बेशक वो दिखाए ना, लेकिन मन में तो रहेगा। तो इसने क्या किया, बहराम शाह ने, याद रख लेना इसको, बहराम शाह ने बोला कि इसको चुपचाप रातों रात मार दो। तो इस एतगीन को रातों रात खत्म कर दिया गया, रातों रात सोते हुए। और इस मुहाजबुद्दीन को दिखाया कि मैं तो ये चाहता हूं यार, ये आदमी काम का नहीं था, मैं तो ये चाहता हूं मुहाजबुद्दीन ये शक्तियां तुम्हारे पास रहे, क्योंकि जो दोनों दोस्त हैं तो इनके एक ही गुट था इनका लगभग, तो बाकी लोग और विद्रोह ना करें, उनको शांत कर दे मुहाजबुद्दीन। मुहाजबुद्दीन ने कहा आप सच बोल रहे हैं क्या? उसने कहा बहराम शाह ने, मुहाजबुद्दीन मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे, तुम मेरे नज़दीकी लोगों में से एक हो। मुहाजबुद्दीन, दोस्त तो दोस्त ही होता है। मुहाजबुद्दीन ने कहा साहब मैं तो एतगीन को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन उसकी इस तरह की नीति कि वो आपको ही मारना चाहता था और इसीलिए आपने उसको मरवा दिया। तो मैं तो चाहता था कि राजा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन उसके दिमाग में है। मूर्ख लोग तुरंत निर्णय लेते हैं, बुद्धिमान लोग समय के साथ में निर्णय लेते हैं, या निर्णय ले भी लेते हैं तो सही समय का इंतजार करते हैं। तो इस समय पर मंगोल आक्रमण हुआ, याद रख लेना, बहराम शाह के समय पर। जो ये बहराम शाह है इसके समय पर 1241 में क्या हुआ, मंगोल अटैक हुआ, मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण, मंगोल अटैक, मंगोल अटैक एट द टाइम ऑफ, अटैक एट द टाइम ऑफ, लिख लेना है, छोटी सी चीजें इनको लिख लेना। मंगोल अटैक एट द टाइम ऑफ बहराम शाह।
तो बैराम शाह ने बोला मुहाजिबुद्दीन जाओ इस मंगोल आक्रमण को, मंगोल सिंध के किनारे पे बस गए थे, वो बार बार अटैक करते रहते थे। उसने कहा जाकर के इस आक्रमण को शांत करो। अब वो गया सेना को लेकर के, और तब उसने सेना के कान भरे। उसने सेना से कहा कि ये जो सुल्तान है बहराम शाह, तुम जितने भी कमांडर्स हो तुम सबको मारने के आदेश दिए। उन्होंने बोला चल झूठे, कुछ भी बेसलेस बातें कर रहा है। तो ये इसका जब करीबी आदमी था, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं था बहराम शाह, तो बहराम शाह से किसी बहाने से उसने, क्योंकि नजदीकी आदमी वही था, मुहाजिबुद्दीन ने एक आदेश पर आपका मोहर लगवा के, राजसी मोहर होती थी सबसे पहले, जो पुराने समय में राजसी मोहर ही वेरीफाई करती थी, राजा का आदेश है, ऐसा नहीं है फोन करके मेरी वीडियो कॉल करवा दें एक बार। तो राजसी मोहर होती थी, कहीं भेजना भी आदेश तो उसी से जाता था। उसने वो आदेश दिखाया, ये देखिए, और वो झूठा आदेश उसने आपका तभी सेना के चलने से पहले ही, बोलते कि अभी राजसी मोहर उसने रखवा रखी थी, उसको लिखवा लिया, तो सबको विश्वास हो गया। बोले इसकी बहराम शाह, इसको पकड़ो उल्टा चल के, अभी चलते हैं दिल्ली। तो पूरी सेना उसके खिलाफ हो गई, और पूरी सेना वापस आई। उसी सेना ने क्या कर दिया, बहराम शाह को 1242 में मार दिया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आप कहोगे भैया ये तो सरदार जो हैं ये तो बड़े ताकतवर होते जा रहे हैं, इन्होंने तो आपका इल्तुतमिश के बाद से किसी को गद्दी पर टिकने ही नहीं दे रहे। फिरोज को मार दिया इन्होंने, ठीक है, रजिया सुल्तान को इन्होंने मार दिया। बात क्लियर है? बात भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं किसी बात में? आप कहेंगे हाँ जी। तो ये तो बीच में बहराम शाह के बारे में था, मैंने कहा था पहले आगे लेके चलेंगे फिर वापस लेके आएंगे आपको। अब याद रखना, मैंने बताया रजिया सुल्तान जो थी, रजिया सुल्तान की बात चल रही थी हमारी। रजिया सुल्तान कौन है इसके अपोनेंट में? प्रतिद्वंदी कौन था इसका? कहां पर है ये? अल्तुनिया ने इसको कैद करके रखा हुआ है। एक तरफ तो ये घटनाक्रम चल रहे हैं, और अल्तुनिया ने इसको क्या करके रखा था? अरेस्ट करके रखा था, कैद करके रखा था। अब देखो, एतगीन इसका साथी था, एतगीन ने एक संगठन बनाया ना, एतगीन ने खुद तो ले लिया पीएम का पोस्ट, अपने दोस्त मुहाजिबुद्दीन को उसको दिला दिया वजीर का पोस्ट। इसको क्या मिला? अल्तुनिया को ठेंगा, अल्तुनिया को कुछ नहीं मिला। और उनकी पार्टी चल रही थी उधर जब इसको कैद कर रखा था, तो लगभग ये 2 महीने कैद रही रजिया सुल्तान यहाँ पर, और उस समय पर वो पदों का वितरण हो गया। तो वो कहानी मैंने इसीलिए वहां पर पूरी की। तो ये रोज जाता देखने रजिया सुल्तान को, रजिया सुल्तान सुंदर तो थी ही, और इसको कैद करके रखा हुआ। बाकी तुर्क सरदारों ने कहा इसको कैद करके रखना है अभी, ठीक है। और एक बार तो कहते हैं कि भाई दिल्ली से मैसेज भी आया कि भाई रजिया सुल्तान को मार दो, लेकिन अल्तुनिया ने नहीं मारा। कहते हैं अल्तुनिया को प्यार हो गया रजिया सुल्तान से। अब प्यार तो भैया बड़ी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने आपको क्या कहा, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रेम है, और जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग हो उससे बड़ा कोई, मतलब दुनिया में उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब रजिया जांच की इस बात को, अच्छा लड़का प्रेम में है, लड़की ये देख करके कि लड़के प्रेम में है, उसको फिर कोई भी दिशा दे सकती है, आबादी बर्बादी, जो चाहे वो चाहे। तो उसने देखा कि ठीक है इसको बोलते हैं। वो आया एक दिन उसके सामने, उसने चुपचाप, उसको देखता तो रहता ही था, वे खूबसूरत है। रजिया सुल्तान ने भी अपने इधर उधर बाल वालों में हाथ मार के उसकी तरफ आंख मार दी एक बार। भाई साहब ये समझो, आपका पूरे पंजाब में अगर उस समय पर सबसे खुश आदमी कोई था तो वो अल्तुनिया था। उसने कहा जिंदगी बन गई, जन्म ही इसलिए हम तो पैदा ही इसलिए हुए थे, क्योंकि मनुष्य जब प्रेम में होता है तो उसके लिए फिर दुनिया तो कुछ बचती नहीं है ना। अब उसने कहा ठीक है, उसके पास गया, जी तुमने आंख मारी थी क्या मुझको अभी थोड़ी देर पहले? अब रजिया तो मतलब निर्भीक थी, आंखों में आंख डाल के बात करती थी, ये शर्मा रहा था थोड़ा सा। उसने कहा हाँ जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भाई साहब तुम ये समझो, अल्तुनिया पहुंच गया दूसरी दुनिया। और उसने बोला ठीक है अभी शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब रजिया के सामने विकल्प नहीं था ना। उसको पता था दिल्ली की सत्ता वापस कैसे हासिल की जाएगी।
अब भाई तुर्क सरदार है, कामयाब है, और एक सुल्तान को हरा करके कैद रखा है, इससे बड़ी एबिलिटी क्या होगी। अल्तुनिया के अंदर राजा बनने के गुण भी हैं। उसने कहा हम दोनों चलते हैं, साथ मिलकर शासन करेंगे, और दोनों गए। लेकिन जो तुर्की सरदार थे उनको इस बात में भनक लग गई, और वो पहले से सरदार थे। तो कहते हैं कि रजिया का घोड़ा अल्तुनिया के घोड़े से भी तेज भाग रहा था वापस आते समय। अल्तुनिया पीछे पीछे था, अल्तुनिया पीछे से सिर्फ इतना ही चिल्ला रहा था, मरवा दिया। तो रास्ते में कहीं आराम कर रहे थे कैथल में, उसके बारे में बहुत सारी टिप्पणियां हैं। 13 अक्टूबर आपका 1240 को कैथल में आराम करते हुए कुछ डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। रजिया सुल्तान का जैसे आप देखते होगे मकबरा भी 3 जगह बताया जाता है आपका। एक तो दिल्ली में बताया जाता है, एक टोंक में बताया जाता है राजस्थान में, और एक आपका बताया जाता है कहाँ पर, तीसरी जगह कैथल में। ज़्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत है कि रजिया की जो हत्या हुई वो कैथल में हुई। इस बात को लिख लेना। समझ गए सारी स्टोरी, बात क्लियर है कैसे रजिया का पतन हुआ। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को 1240 कैथल हरियाणा, कैथल में हुई। रजिया मर्डर्ड इन 1240। सिर्फ इतना याद रख लो, जिनको डेट याद रखनी वो डेट याद रख सकते हैं। तो इसका एक दरबारी इतिहासकार क्या नाम बता रखा है मैंने उसको, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज कौन सी बुक लिखी भाई साहब इसने, बताओ जरा। कल मैंने आपको बताया तबकात नासरी। इसने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था यहाँ पर कि उसकी कमी सिर्फ औरत होना था, सिर्फ औरत होना था। इसी स्टेटमेंट से आप समझ जाएंगे। यानी वो कह रहा है कि रजिया में शासन चलाने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो सब भरपूर थी, लेकिन उसको एक्सेप्ट इसीलिए नहीं किया गया कि उस समय के हिसाब से वो एक महिला शासिका थी और उसके आदेशों का पालन करने में लोगों को शर्म आ रही थी। बाकी उसने ये कहा है कि अगर रजिया सुल्तान पुरुष होती तो उसका नाम मध्यकालीन इतिहास के सबसे बड़े नामों में से एक होता। ये क्योंकि मिनहाजुस सिराज आपका किसका, इसको बहुत करीब से देखा है, ये कहाँ पर रहता था, इल्तुतमिश के यहाँ पर रहता था। बात क्लियर है, बात भाई साहब क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है। रजिया सुल्तान के बाद में गद्दी को किस पे बिठाया गया, बहराम शाह। कौन से नंबर का हुआ बहराम शाह बताओ जरा, 6 नंबर का, 6th। रजिया कौन से नंबर की शासिका थी गुलाम वंश में, आपका 5वें। और बहराम शाह किस तरह से मारा आपका यतगीन ने, ये मैंने आपको बता दिया। सॉरी 1240 से 42, इसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके। 7वां, बहराम शाह की जब हत्या 1242 में हुई तो उसकी जगह शासक बना मसूद शाह। 7वां मसूद शाह 1242 से 46। और ये कौन था आपका, रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। रुकनुद्दीन फिरोज कब से कब तक रहा भैया, तो आप कहेंगे भैया रजिया सुल्तान की जगह किसको बिठाया गया था शुरुआत में, रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में ही रहा था कुछ समय के लिए, सन ऑफ फिरोज, ये गद्दी पे आ गया। राजाओं ने जब आपका भाई बहराम शाह को, कि बहराम शाह किसकी वजह से मारा गया है, क्योंकि शक्ति उसके पास बची नहीं, शक्ति गई नायब मुमलिकात के पास में। ऐसे ही जब सरदारों ने इसको बिठाया मसूद शाह को, तो मसूद शाह को भी बिठाया इस एक शर्त पे कि शक्ति किसके हाथ में होगी, तो इसके समय भी आपका याद रख लेना नाइब ए मुमलिकात, नाइब ए मुमलिकात पद प्रधान रहा। मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात इस समय पे बनाया गया कुतुबुद्दीन हसन को। कुतुबुद्दीन हसन जो पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि तुर्क नहीं था, गैर तुर्क, यानी कि एक भारतीय मुसलमान था एक। तो जितने भी तुर्क सरदार थे वो इस बात से खिलाफ हो गए, ठीक है।
अगर मैं आपसे पूछूं इसके समय पर, रुकनुद्दीन फिरोज के समय पर वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी, ओरिजिनल पावर किसके पास थी, ओरिजिनल पावर, ओरिजिनल पावर इस समय पे पास में थी आपका मुहाजुद्दीन के। क्योंकि किसने मरवाया है बताओ, बहराम शाह को किस तरह से मरवाया, उसने सेना को भड़काया, झूठा आदेश पत्र दिखाया, झूठा आदेश पत्र दिखाया था उसने, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। तो वास्तविक शक्ति मुहाजिबुद्दीन के हाथ में है। और मुहाजिबुद्दीन के नियंत्रण का एक व्यक्ति कुतुबुद्दीन हसन, जो कि गैर तुर्क था, यानी तुर्की मुसलमान नहीं था, एक भारतीय मुसलमान था। भारतीय मुसलमान कैसे, आप जानते हैं, जब इन लोगों के आक्रमण हुए तो बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, धर्मांतरण हुए बड़े स्तर पर, बहुत सारे हिंदुओं को मतलब इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है आपका वास्तविक शक्ति, मुहाजिबुद्दीन जो कंट्रोल कर रहा था, तो मुहाजिबुद्दीन की भी धोखे से हत्या करवाई गई। ठीक है, धोखे से मुहाजिबुद्दीन भी हटा दिया गया, किसके द्वारा, रुकनुद्दीन फिरोज के द्वारा, रुकनुद्दीन फिरोज नहीं, रुकनुद्दीन फिरोज के पुत्र मसूद शाह के द्वारा। लेकिन मसूद शाह कहते हैं कि शुरुआती दौर में तो थोड़ा मजबूत था, लेकिन उसके कुछ डिसीजंस गलत हो गए। जैसे उसके दो चाचा थे, इसके मसूद शाह के, इसके दो अंकल हैं, उनमें से आपका एक का नाम तो है नसरुद्दीन महमूद, जो इसके बाद में शासक बनेगा। अब वो जेल में पड़ा हुआ था, मतलब उसको जब आपका गद्दी पे बिठाया गया था फिरोज को, उस समय पे वो विद्रोह ना कर दे, तो वो समय से जेल में बंद था 1236 से। उसने अपने चाचाओं को उदारता दिखाते हुए बाहर निकलवाया। एक चाचा था उसका जलालुद्दीन, उसको निकाला, बोला चाचा जी लाहौर में अपनी जमीनें पड़ी हुई हैं, तुम उनको देख लो। इसको नसरुद्दीन महमूद, जो इसके बाद में गद्दी पर बैठेगा, जिस नसरुद्दीन महमूद को इतिहास में ये दिखाया गया है कि वो तो यार सल्तनत काल का औरंगजेब है, कोई खर्चा नहीं करता था और बड़ा उदार व्यक्ति था, उसने उस व्यक्ति की हत्या करवाई जिसने उसके जीवन को संवारने का प्रयास किया। तो आप बताएं बढ़िया था या बेकार था। तो उसको जेल से निकलवाया किसने, मसूद शाह ने। क्या बोलेंगे, मसूद शाह, छोटी सी लाइन लिख लेना, इसने फ्री किया था, फ्री किया था आपका किसको, नसीरुद्दीन महमूद को। और नसरुद्दीन महमूद को इसने बहराइच भेजा कि भाई तुम वहां बहराइच की जागीर को देख लो, महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद ही वो आदमी है जिसको गद्दी का लालच आ गया और बुर्का पहन के आया इसके कक्ष में, बुर्का पहन के अपने भतीजे के पास में, और इसकी हत्या की थी उसने। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद को इसने मुक्त किया था और नसरुद्दीन महमूद ने ही हत्या कराई। दूसरा समझिए पक्ष इसका, इसकी मसूद शाह की। अब मसूद शाह ने, देखो आप कहोगे भैया मुहाजिबुद्दीन को भी हटा दिया और मतलब शक्ति तो अब रही ना, अब तो ये नसरुद्दीन महमूद किसके कहने पे काम कर रहा है। तो इस समय पर जब यहाँ पर इसने नायाब मुमलिकात पद जिसको मिल रहा था, ये तो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, क्योंकि ये भारतीय मुसलमान, इसको तो खुद आपका विपक्ष का सामना करना पड़ रहा था, इसकी स्थिति तो वैसे ही कमजोर थी। मुहाजिबुद्दीन को हटा दिया गया और रुकनुद्दीन फिरोज ने क्या किया, कुछ नए पद बनाए, कुछ न्यू पोस्ट उसने क्रिएट की, क्रिएटेड द न्यू पोस्ट। अब जो नई पद उसने क्रिएट किए, उनमें से जो एक पद उसने दिया था, वो पद दिया था उसने बलबन को, बलबन को। और बलबन को यहां पर मिला था पोस्ट आपका अमीर ए हाजिब, और बहुत सारे अधिकारी उसने बनाए, अमीर ए हाजिब। बलबन की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे कल। ठीक है, बलबन का भी धीरे धीरे प्रमोशन हुआ, मुख्य शाही प्रबंधक से वो आपका चीफ, आपका पहले तो वो रॉयल मैनेजर था, शाही प्रबंधक था, फिर वो बना मुख्य शाही प्रबंधक, चीफ रॉयल मैनेजर। अब बलबन जो है उसका दिमाग बहुत शैतान था, आप समझोगे, एक 3.5 फीट का आदमी, बहुत क्रूप व्यक्ति, जिसको अपने पूरे जीवन भर निराशाएं झेलनी पड़ी, उसने टेक्निकली जो किसी से नहीं हो पाया वो किया। जो तुर्क चहलगानी कोई खत्म नहीं कर पाया, उसने तुर्क चहलगानी को नष्ट कर दिया था। उन 40 सरदारों को, उनके वंशजों को, उनके परिवारों को, रिश्तेदारों को, सबको खत्म किया था उसने। तो ये बलबन ये जो काम कर रहा है ना सारे, आपका आप देखोगे नसरुद्दीन महमूद इस काम को कर रहा है। ठीक है, देखो यहां पर एक बात याद रखेंगे, किसके समय पर आपका नसरुद्दीन महमूद, कौन, बलबन किसके टाइम से आपका, बलबन पहले टाइम से, बलबन क्योंकि इल्तुतमिश के समय भर्ती हो गया था दरबार में, वो इल्तुतमिश का गुलाम है, वो भी आपको कल बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो सारे काम हुए वो बलबन ने कराए यहाँ पर। और मसूद शाह की हत्या कब हुई है, वो 1246 में हुई है।
तो इसके बाद में कौन आया गद्दी पर? नसरुद्दीन महमूद। कौन से नंबर का शासक है? नसीरुद्दीन महमूद। महमूद इसकी सह पर चलता है। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 या 66, दोनों का वर्णन मिलता है। आप कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है ना, उससे घबराना नहीं है। अब नसरुद्दीन महमूद कौन है? इल्तुतमिश का बेटा ही है, इल्तुतमिश का पुत्र है, इल्तुतमिश का पुत्र है, सन ऑफ इल्तुतमिश। कुछ इतिहासकारों ने इसको कहा है कि ये आपका उसका पड़पोता था, जो कि संभव प्रतीत नहीं होता है। इल्तुतमिश का पुत्र था। क्या बात मैंने आपको बताई? इसको बोलते हैं हम सल्तनत काल का औरंगजेब। जैसे औरंगजेब के अपने निजी खर्चे थे या नहीं थे, तो आप कहेंगे औरंगजेब एक ऐसा शासक हुआ जिसके निजी खर्चे नहीं थे। औरंगजेब ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड दूसरा पक्ष भी समझना है इसका। नसरुद्दीन महमूद ने जब विचार किया कि यार अब से मुझसे पहले के जो पिछले 4 शासक हैं, रुकनुद्दीन फिरोज हो, रजिया सुल्तान हो, बहराम शाह हो या मसूद शाह हो, इन चारों की हत्या के पीछे कौन रहा है? एक शब्द मैं आपसे कहूं तो कौन रहा है इनकी हत्या के पीछे, जो षड्यंत्र हुए हैं? तो आप कहेंगे तुर्क चहलगानी, जिसने पिछले 4 राजा मरवा दिए, और उनके समय पर यह आया नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं, ये थोड़ा जो है, इसका तो खुद का कोई काम ही नहीं है, इसको तो बलबन ने जैसे ट्रिगर किया है उसने वो काम किया है। और बलबन उसका खुद का विरोध ना हो, इसीलिए वो चाहता था कि भी गद्दी पे किसी को बैठा के और काम मैं करूं और शक्ति मेरे हाथ में रहे। उसने कूटनीति से काम किया कि नसरुद्दीन महमूद को जनता एक्सेप्ट कर लेगी कि यार उदार शासक है, और जो शक्ति है उसको मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो ये कहते हैं कि उसने अधिकार ही नहीं दिए इतने नसरुद्दीन महमूद को, उसको हमेशा अपनी हत्या का अंदेशा था। बोले यार बलबन बहुत खतरनाक है, मुझे ही बुर्का पहना के मुझसे ही उसकी हत्या करवा सकता है जिसने मुझको कि आपका मुक्त किया था, तो ये कुछ भी करवा सकता है। ब्रेन वॉशर भी है ये। तो कहते हैं इसको बहुत सीमित अधिकार उसने दिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकारों की बात इसलिए झूठी मिलती है, जैसे कि आपका उस समय के लेखकों में वर्णन मिलता है कि एक बार बोलते नसरुद्दीन महमूद की जो पत्नी थी उसकी उंगलियां जल गईं खाना बनाते समय। उसने कहा ए जी सुनो जी, हाँ जी, हमारे लिए एक दासी ले आओ ना, हमारी उंगलियां जल गई हैं। तो उसने कहा नहीं, हम दासियों से कोई काम नहीं कराएंगे, ऐसा कह करके उसकी बात को इनकार कर दिया नसरुद्दीन महमूद ने। लेकिन फिर जब आप बाकी इतिहासकारों को पढ़ोगे, अन्य किताबों को पढ़ोगे, तो कहीं पर विवरण मिलेगा कि उसने कहीं पर आपका 40 दासियां गिफ्ट की थी, कहीं पर 60 दासियां उसने गिफ्ट की। और जिस बेटी के लिए इतिहासकार लिख रहे हैं वो बेटी किसकी है पता है? नसरुद्दीन महमूद की जो पत्नी है वो कौन है? वो बलबन की बेटी है। आप सोचिए इतने ताकतवर राजा की बेटी के पास में सुविधाएं ना रही हों, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। तो मतलब बहुत सारे लोगों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, बहुत सारे लोगों को। अकबर पे जब हम बात करेंगे तो आपको मतलब सोचना पड़ेगा, ऐसे ही क्या अकबर महान कोई मतलब है, सिकंदर महान कोई मतलब है? मतलब जो काम है हम उनका आकलन करेंगे, आप आपसे पूछेंगे तब ठीक है। हाँ, अशोक महान, जब आप सम्राट अशोक उनके बारे में पढ़ोगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ोगे। अब ऐसे नहीं तुमने कोई 4 लाइन पढ़ी है किसी किताब की और कि हमने तो पढ़ा है अशोक को, हम जानते हैं, कोई जानना नहीं होता कि उसका शासनकाल तुमको याद है। जब ढंग से जानोगे तो तुम मतलब दीवाने हो जाओगे फिर। सल्तनत काल का औरंगजेब यहाँ पर लिखेंगे। सल्तनत काल का औरंगजेब क्यों? क्योंकि उसके अपने खर्चे नहीं थे। कहते हैं टोपी सीकर के, टोपी जो टोपी पहनी जाती है सिर पर, इस्लामिक टोपी, टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था, जीवन व्यतीत करता था।
टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, ही यूज्ड, क्या बोलेंगे, ही यूज्ड टू लिव हिज लाइफ बाय लुकिंग कैप्स। टोपी सीकर के अगली बात क्या कही जाएगी, इसने नायब ए मुमलिकात या नाइब ए मुमलिकात बोले, एक ही बात है, मैं आपसे कह चुका, मुमलिकात बलबन को बनाया। किसको बनाया, बलबन को बनाया। बलबन बहुत चालाक आदमी था और उसी चालाकी के चलते हुए ये जो तुर्क चालीसा है उसका हेड भी बन गया था। ठीक है, ही क्या बोल देंगे इसको, ही gave the post of नायाब ए मुमलिकात NEM, नायाब ए मुमलिकात टू बलबन। मतलब इसकी शक्ति हुई बलबन की, ये बात याद रख लें। महमूद जो नसरुद्दीन है, महमूद नसीरुद्दीन या नसरुद्दीन महमूद ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नसीरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। बलबन ने राजा से अपनी बेटी की शादी कर दी, दूरदर्शी भी है। बलबन का दामाद था और उसने भी देखा कि यार बलबन की बेटी से मैं शादी कर लूंगा तो मैं भी सुरक्षित रहूंगा। क्या बोलेंगे, इसका दामाद था, यानी हम कहेंगे महमूद was the son-in-law of महमूद। मतलब ये टोटली डिपेंड हो गया था इस पे। और 1265 में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको बलबन ने ही मरवा दिया, लेकिन बहुत सारे लोग उस बात से सहमत नहीं है कि भाई जब 20 वर्ष उसने शासन किया उस समय पर, 19-20 वर्ष, तो ऐसा नहीं था। लेकिन फिर कुछ लोगों, इतिहासकारों का ये दावा है कि भाई इसकी जो उम्र है उस लगभग आपका उससे भी 20 से 22 वर्ष बड़ा था बलबन। तो बलबन को ये दिख रहा था कि अंतिम समय अपना आ चुका है, तो बलबन भी सत्ता का सुख चाहता था। हालांकि सत्ता का सुख तभी भी उसके पास था, लेकिन तभी भी क्या हुआ था, एक बार 1253 में, 1253 की बात मैं आपको बताऊं, एक यहाँ पर एक व्यक्ति इंट्रोड्यूस होता है, नायब मुमलिकात राहियान। वो 1 वर्ष तक बीच में आपका नायब मुमलिकात रह गया था। क्यों, क्योंकि जब सब लोगों ने बताया कि भाई जाकर नसरुद्दीन महमूद को कि भाई बलबन तो अपनी जो है शक्तियों को बढ़ा रहा है और बलबन अपना जो है एक दिन तुमको हटा देगा इस गद्दी से, तो उस समय पर कहते हैं कि भाई आपका, उसने कहा बलबन से कि आप एक काम करो, आप कहीं और जाके जिम्मेदारी संभालो। तो कहते बलबन ने नसरुद्दीन महमूद के आदेश का पूरा पालन किया था, या तो वो इस कॉन्फिडेंस में था कि भाई उसको पता था होगा क्या, तो वो चला गया था 1 वर्ष के लिए। लेकिन जो राहियान था वो एकदम से अयोग्य सिद्ध हुआ, उसकी नीतियों का जो फायदा नसरुद्दीन महमूद चाहता था वो फायदा उसको हुआ नहीं, तो उसने वापस बुलाया, बहुत सम्मान के साथ में बुलाया बलबन। यानी कि बलबन श्योर था अपनी, होता है ना कोई कोई व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी को लेकर के श्योर होता है कि मेरे अंदर ये क्षमताएं हैं, ये कैलिबर मेरे अंदर है, ये एंड्योरेंस मेरे अंदर है, तो बलबन उस तरह का आदमी था। और फिर आकर के 1265 में मृत्यु हो गई नसरुद्दीन महमूद की। और नसरुद्दीन महमूद के समय पर जो ताकतवर व्यक्ति है वो कौन है बताइए, एक शब्द में लिखें, बलबन। आप ये समझिए, इतिहासकारों ने ये लिखा है कि नसरुद्दीन महमूद बिना बलबन की इजाज़त के ना तो पानी पीता था ना आपका खाना खाता था। वांटेड मूवी देखी है तुमने सलमान खान की, प्रकाश राज, उसको सोने नहीं देते वो, तो मतलब इतना आदेशों का पालन करता था, ये कहना चाहते हैं वो कि वो पूर्णतः आदेशों का पालन करता था। जो भी उसको करना होगा तो वो कोई भी डिसीजन बिगर बलबन के नहीं लेता था। और फिर उसी क्रूर बलबन का जन्म होगा। बहुत सारी नीतियां दी उसने, दिल्ली को बहुत सुरक्षित किया। ठीक है, अपने जीवन की जो उसके साथ में मतलब अभाव रह गए थे अपने जीवन में, उसने उन सबकी पूर्ति की। दिल्ली सरकार आप देखोगे ना, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आज भी बलबन का मकबरा है, तो वहां पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, रात के समय आना मना है। लोगों में अभी भी ये धारणा है कि बलबन आ जाएगा रात को। भूत 50 बोलते हैं ना, भूत 50 निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब वो दिल्ली सरकार ये नहीं कहती कि भैया एक काम करो, अवेयरनेस की जगह तुमको अवेयरनेस नहीं बताएंगे,
अभी तुमको हम भूत ब्याधा सिखाएंगे या कुछ और सिखाएंगे, इस दिन बात करेंगे इस टॉपिक पर, है ना। व्हाट इज घोस्ट, भूत होते हैं या नहीं होते हैं, और होता है तो क्या होता है, दुनिया में इतनी बातें क्यों प्रचलित है अगर नहीं होता है, और अगर होता है तो कैसा होता है। रजिया सुल्तान किसकी पूर्ववर्ती थी? रजिया सुल्तान वाज द प्रेसिडिशर ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज, आप लोग कह रहे हैं बी 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 बी, बहराम शाह, बहुत बढ़िया। बहराम शाह से पहले थी, इसके बाद में मसूद शाह था। मलिक इत्यादुद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में किस किले में कैद कर लिया था? तो आप बोलोगे किस किले में भैया? भटिंडा का किला मुबारक। यहाँ पे चालाकी की लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। रजिया सुल्तान को कहाँ पर पराजित किया गया और उसकी हत्या कर दी गई? कहाँ पर? कैथल में। कैथल में। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरीफाइड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज नहीं पूछ लिया। इतिहास की किस समकालीन पुस्तक में सुल्तान रजिया का वर्णन है? किसमें है? तबकात नासरी। किसने लिखी थी? कल हमने आपको बताया, मिनहाज सिराज ने। दिल्ली की गद्दी पर रजिया के पदारोहण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? पदारोहण का मतलब जब उसको गद्दी पर बिठाया गया, जब उसको थ्रोन किया गया, तो दिल्ली के लोगों ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार खुद की पहल पर उत्तराधिकार के मुद्दे का निर्णय किया। जब उसने जनता से बोला कि भाई इल्तुतमिश की इच्छा थी और मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ, और उसके बाद ही दिल्ली की जनता का समर्थन रजिया की ताकत का मुख्य स्रोत बन गया था। हाँ जी, इसको हमने सेंटर पे रखा क्लास में। उसने लोगों से कहा कि यदि वह उसकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो उसको गद्दी से अपदस्थ कर दे, मतलब उसको हटा दे, और इस प्रकार उसने पदारोहण को एक संविदा का रूप दिया, यानी कि स्थित नहीं, फिक्स नहीं है, आप जब चाहे मुझे हटा दें तब आपको लगे। हाँ जी, ये बात भी हुई थी। यह एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार करने में तुर्की मानसिकता का खुलापन दर्शाती है, यानी कि भाई उनकी ओपननेस को दर्शा रही है कि उन्होंने एक महिला को एक्सेप्ट कर लिया उसकी बातों से। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो कौन सा ठीक होगा? ए बी सी। यूजीसी के क्वेश्चंस हमेशा ऐसे समझिए, आप सिविल सर्विसेज से भी कई बार टफ क्वेश्चंस उसके होते हैं। किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य और शिक्षित थी? तो आप कहेंगे ये सिराज ने लिखा है। किसने? सिराज ने लिखा है। एकमात्र महिला मुस्लिम रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी बेटी थी? भैया इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? नायब मुमलिकात, मैंने कहा था ना उसको बोलते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर, तो किसने नियुक्त किया भैया? महमूद ने नियुक्त किया था। महमूद ने क्या, ये समझो खुद बलबन ने नियुक्त करवाया है खुद को, है ना, सब कुछ उसी के कंट्रोल में था। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसे दरवेश राजा के रूप में जाना जाता है? ये आपके लिए होमवर्क है। इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि दरवेश क्या, दरवेश बोलते उदार को, जिसका दिल बड़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते दरवेश राजा। तो जितने भी राजा हमने पढ़े उन सब में आपका मतलब अच्छा या उदार किस व्यक्ति को दर्शाया गया इतिहासकारों के द्वारा, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। उम्मीद करेंगे आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कल और हमारी क्लास होगी, कल गुलाम वंश खत्म हो जाएगा, और फिर आपका जो है होली अच्छे से सेलिब्रेट करना। देखो बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे रील्स का ज़माना अब आ गया है, तो उसमें आपको देखेगा कि भैया स्टूडेंट्स का कोई त्यौहार नहीं होता, उस तरह की बला 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 बातें। तो आप इन सब चक्कर में मत आना। मैंने आपसे कहा है आपके अंधविश्वास से ज़्यादा ज़रूरी है इस जीवन में आपका जागरूक होना। तो थोड़ा जागरूक होकर त्यौहार को सेलिब्रेट करना, जिन भी साथियों का है, चाहे आप ईद मनाने वाले हैं, चाहे आप होली मनाने वाले हैं, ठीक है, तो उस होली को अच्छे से मनाएं, सौहार्द के साथ में। कुछ नहीं होता। अभी रिसेंट में नियर बाई कोई एग्ज़ाम भी आपका नहीं है, समझ में आता है, अगले दिन 2 दिन बाद कोई परीक्षा है आपकी, बोर्ड एग्ज़ाम है, तब तो थोड़े फोकस की ज़रूरत होती है, लेकिन परीक्षा है तो थोड़ा मतलब चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ महसूस किया करो। अगर आप रिसर्च करोगे एनसीबीआर की जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, देश में जो आत्महत्याएं हैं उसमें आत्महत्या जो छात्र कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या की अगर हम बात करें, क्योंकि बाकी आत्महत्याएं तो किसी पारिवारिक कलेश, पारिवारिक कारण, आर्थिक स्थिति आदि की वजह से होती हैं। एक छात्र जो होता है ना, युवा, चाहे वो युवती हो, ऐसा नहीं है सिर्फ युवा ही आत्महत्या करते हैं, युवतियां भी, बस युवा 53% है और युवतियां 47%। तो उसके अनुसार जब उसका विश्लेषण होता है तो उन कारणों के बारे में यदि व्याख्या करें कि वो युवक और युवती जिनके ऊपर ना तो उतना आर्थिक प्रेशर होता है, एक छात्र के ऊपर तो उतना आर्थिक दबाव भी नहीं होता कि उसको घर चलाना है, सारी चीज़ें उसको चलानी है, उससे ज़्यादा चिंताएं उनके शायद पिता कर रहे होते हैं, या कई छात्रों के हिस्से में आ भी जाती हैं, है ना, लेकिन ज़्यादातर के में नहीं आती। और दूसरा
लड़की है कोई, तो आप इसको देखोगे इस सब का कारण ज़्यादातर तो आपका वो दबाव है, वो मानसिक दबाव है जो जबरन सोसाइटी के द्वारा इन युवाओं पर थोपा जा रहा है। जैसे कि स्कूल्स में बच्चों को दौड़ा दिया गया उस दौड़ में, ठीक है, जिसके लिए वो मतलब कैपेबल भी नहीं थे, वो उस योग्य नहीं है, उसकी योग्यता कुछ और है, लेकिन उस पर कुछ और चीज़ें थोपी गई। इसका एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है। दूसरा कि भाई हम सब जानते हैं कि हमने उसको मतलब स्कूलिंग में तय कर दिया, परसेंटेज इतना आना चाहिए, उतना आना चाहिए, ये एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए, वो उतना होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि उसके ऊपर जब इतनी चीज़ें थोपी गई तो वो एकाकी हो गया, अकेला हो गया। तो मेरी आप सब लोगों से विनती यही है कि आप मतलब उस तरह का माहौल क्रिएट मत करो कमरे में बंद होने वाला, थोड़े ओपननेस के साथ रहो। और सर 6 महीने के लिए कमरे में बंद हो जाओ, 1 साल के लिए बंद हो जाओ, मैं ये कहता हूँ आप जब उस कमरे से बाहर निकलोगे तो आपकी मनोस्थिति उस समाज, उस परिवेश, उस पर्यावरण के हिसाब से नहीं बचेगी, और आप फिर मतलब झेल ही नहीं पाओगे, आप चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। तो चीज़ों को असंतुलित मत करो। ऐसे ही मतलब हम सबको वो स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए जिसका हम नॉलेज नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर्स के स्टेटमेंट, कुछ भी बोल दिया बच्चों से, बिना बगैर मनोवैज्ञानिक बात, कोई बिना विश्लेषण के। तो मेरी उन सब से भी अपील रहेगी कि मतलब स्टूडेंट्स को कुछ उस तरह से गाइड किया जाए कि थोड़ा सा वो चीज़ों को बैलेंस रख पाए। तो आपको चीज़ों को बैलेंस रखना है, त्यौहार मनाओ अच्छे से, और जब कभी आपको लगे कि फैमिली के साथ का टाइम है वो बिताया करो, फैमिली के साथ बैठो, चाहे थोड़ा कम टाइम बिताओ, ऐसे खुद को मतलब एक अलग जोन में मत ले जाओ। कुछ ने क्या क्या किया कि सिर्फ शेयर करेंगे चीज़ों को, दोस्तों से करेंगे क्योंकि दोस्त सुन लेते हैं। आपने उनको सुनने के योग्य बनाया, वो अनजान व्यक्ति थे, अच्छी बात है आपके हिस्से में अगर अच्छे दोस्त आ जाते हैं, लेकिन फैमिली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, वहाँ भी वो दोस्त बनाइए और वो समय वहाँ भी दीजिए। ओके, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, अच्छे से जश्न मनाएं। कल की क्लास में एंड करेंगे इसको और फिर छुट्टी रहेंगे। आराम से रिवीजन करना, पुरानी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, रिसर्च करना। थैंक यू, टेक केयर।